दर्शकों नमस्कार। निवेश कार्यक्रम में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश का नया आम बजट वर्ष 2023-24 का प्रस्तुत किया गया है और ये बजट पूरे वित्तीय वर्ष के नए वित्तीय वर्ष के किस तरह से आर्थिक विकास और किस तरह की योजनाओं का यहाँ पूरा खाका पेश करेगा, इस विषय पर आज हम बात करते हैं अपने निवेश कार्यक्रम में। विषय है मध्य प्रदेश आम बजट और आम जन। हम आपको बताना चाहेंगे कि आप भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से। इस बजट पर जो भी आप प्रतिक्रिया देना चाहें, बजट के बारे में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। नोट कीजिए हमारे फ़ोन नंबर्स 26600049 हमारे यहाँ का टेलीफोन नंबर है और भोपाल के बाहर के दर्शक STD कोड 0755 लगाकर 26600049 नंबर डायल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर भी आपके लिए उपलब्ध रहेगा। टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करने के लिए आपको डायल करना है 1800-233-0040। तैयार हो जाइए बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। इस कार्यक्रम में सीधी आपकी प्रतिक्रिया प्रसारित की जाएगी। और विषय पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है विशेषज्ञों को। आइए आपका परिचय कराते हैं। हमारे विशेषज्ञ हैं श्री राजीव कुमार गुप्ता जी। राजीव गुप्ता जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, राजीव गुप्ता जी रिटायर्ड GM हैं बैंक ऑफ इंडिया से और आर्थिक स्तंभकार हैं, वित्तीय विशेषज्ञ हैं। आपने समाचार पत्रों में कई इनके आर्टिकल्स पढ़े होंगे, आर्थिक विषय के जानकार हैं। हमारे साथ एक विशेषज्ञ और उपस्थित हैं स्टूडियो में, चार्टर्ड अकाउंटेंट मुकेश सिंह राजपूत जी। मुकेश जी, आपका भी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, आपके दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत जी। तो दर्शकों तैयार हो जाइए फ़ोन करने के लिए। और ये बजट हमारे नए वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए कैसा रहने वाला है, इसमें किस तरह की प्रदेश की तस्वीर उभर कर सामने आएगी, बात करते हैं विशेषज्ञों से। शुरुआत करते हैं राजीव कुमार गुप्ता जी आपसे ही कि वित्तीय वर्ष 2023-24 का आम बजट आ चुका है, तो इस आम बजट को प्रदेश के आम जन के लिए आप कैसा मानते हैं? मध्य प्रदेश का ये बजट बहुत ही यूनिक और पहली बार ई बजट है और जिसमें पेपर का इस्तेमाल नहीं हुआ है और इसमें जो भी कोई भी टैक्स नहीं लगाया गया है इस बार एडिशनल। और डेवलपमेंट के लिए सारी जो भी चीज़ें हो सकती थी हर एक वर्ग के लिए, जैसे महिलाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए, किसानों के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, जो बेरोजगारी को हटाने के लिए और साथ में इवन जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए भी सबका ध्यान रखा गया अलग अलग स्कीमों के साथ। मतलब हर वर्ग को ध्यान रखा गया है और सबके विकास के लिए पहल की गई है इसमें। मुकेश सिंह राजपूत जी, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। वैसे तो इस बजट में टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, कोई नया कर नहीं लगाया गया है, फिर भी एक औद्योगिक विकास को अगर हम देखें तो औद्योगिक विकास के लिए काफ़ी कुछ पहल के प्रयास किए जा रहे हैं। आप कैसा मानते हैं इस बजट को? सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन के दर्शकों को बहुत सारी बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं, साथ में दूरदर्शन की सारी टीम को और आपको भी शुभकामनाएं बधाई देना चाहता हूं कि हमारा मध्य प्रदेश देश का पहला चीता राज्य बना है। उसके लिए बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं सभी को। और दूसरी बात, जो ये बजट रहा, ये उम्मीदों से भरा हुआ हमारा बजट रहा। जैसा कि आप हम सभी जानते हैं कि कोरोना की महामारी के आने के बाद से जो अर्थव्यवस्थाएं थे वो यू कर्व में चली गई, तो उसको कहीं ना कहीं वी कर्व में लाने के लिए सरकार और सभी लोग ने पहल अपने अपने मॉडल प्रस्तुत किए। तो जहाँ तक हम अमेरिका और ब्रिटेन की बात करें तो उन्होंने अपने एक मॉडल प्रस्तुत किया था कि लोगों के खाते में पैसे डाल दें, क्योंकि जब लोगों के खाते में पैसे डालेंगे तो लोगों से खर्चा करेंगे। तो इस मॉडल को हमारे फर्स्ट कोरोना काल के दौरान इस्तेमाल किया गया, जहाँ पर कि इंडस्ट्रीज़ को, एमएसएमई सेक्टर को पैसा दिया गया, लोगों के खाते में पैसे डाले गए। पैसा डालने का उद्देश्य यह था कि लोग खर्चा करेंगे, ज़्यादा खर्चा करेंगे, टर्नओवर आएगा, इकोनॉमी हमारी बूस्टअप मिलेगी। लेकिन उसमें ऐसा कुछ हुआ था कि लोगों ने क्या था, जैसे भी खाते में 5,000 रुपये डाले गए तो लोगों ने पूरे 5,000 खर्चा नहीं किया, बल्कि 2-2,500 रुपये खर्चा किए, बाकी उन्होंने वहीं पे डिपॉजिट कर लिए, जैसे भारत की परंपरा थी। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने मिलकर एक नया मॉडल प्रस्तुत किया। उस मॉडल प्रस्तुत करने के पीछे एक रीज़न ये था कि लोगों को उनके खाते में पैसे भी डाले जाए और साथ ही साथ रोजगार क्रिएट किए जाए, क्योंकि हमारा जो पूरा बजट था वो कहीं ना कहीं रोजगार, युवा, शिक्षा, सुरक्षा। मुकेश जी, और क्षमा कीजिए, आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि दर्शक हमारे लिए सर्वोपरि हैं और हम इंतजार कर रहे हैं मध्य प्रदेश के दर्शकों का। लेकिन हमारे पास उत्तर प्रदेश से एक दर्शक का फोन आया है, नंद स्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। हेलो
नमस्कार सर, मैं जी, जानना ये नमस्ते। चाहता हूँ कि बच्चों की पढ़ाई के लिए, भविष्य के लिए बजट में क्या व्यवस्था है। दूसरी जो नौजवान है उनको रोजगार या नौकरी किस प्रकार से मिलेगी। तीसरी जो वृद्धजन है उनकी जान और पहचान और आराम के लिए कौन सी व्यवस्थाएं इसलिए होगी। जिसे कहते ना, बचपना खेल कर सोया, जवानी नींद पर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। जब बुढ़ापा आता तो न घर वाले होते हैं न पड़ोस वाले होते हैं, तो सरकार ही होती है। बिल्कुल नंदस्वरूप मिश्रा जी, ये पुरानी कहावत है, बचपन खेल में भी खोया, लेकिन अब बचपन खेल में खोने का जमाना जा चुका है। जी। इस बार हमारे प्रदेश में खेलों के प्रोत्साहन के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, खेल और खिलाड़ियों के लिए आगे लाने के लिए काफ़ी कुछ बजट में फंड की व्यवस्था की गई है। तो क्या कहना है आपका कि खेल हमारे देश की युवाओं को किस तरह आगे ले जाने में मदद कर रहे हैं? पहले तो आप नंदस्वरूप मिश्रा जी के सवाल का देखिए जवाब नंदस्वरूप दीजिए। मिश्रा जी, जैसा कि अब हम जानते हैं कि हमारा भारत युवाओं का देश है और हमारे यहाँ युवा, बहुत सारे युवा हैं, लेकिन चूंकि उनको रोजगार नहीं मिल पा रहे थे, नौकरी नहीं मिल पा रही थी, उसकी वजह यह थी कि उनमें कौशल की कमी थी। तो इस बात का ध्यान सरकार ने रखा, मध्य प्रदेश सरकार ने ध्यान रखा, इसलिए उन्होंने सबसे पहले युवाओं को कौशल योजना शुरू की। कौशल विकास से जोड़ा क्योंकि गया जब है। तक आपके पास कौशल नहीं होगा, आप रोजगार नहीं कर सकते, खुद का व्यवसाय भी नहीं कर सकते। तो अभी तक हमारे उसमें क्या हो रहा, सारी थ्योरेटिकल पढ़ाई हो रही थी। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस बात का ध्यान है, इसलिए वो आपके स्किल के माध्यम से डेवलपमेंट करेंगे और रोजगार के नए अवसर प्रदान करेंगे। साथ ही साथ सरकार ने नौकरियों का भी वादा किया कि नए नए अवसर में उनको नौकरियां दी जाएंगी। प्रावधान मतलब ऐसा नहीं, सरकार युवाओं की तरफ ढेर सारी योजनाएं लेकर आ रही है, जो कि हमारे गुप्ता जी उसको और विस्तार से बता पाएंगे। अभी 1 लाख नौकरी का इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर ना मध्य प्रदेश में प्रॉमिस किया गया है और उसके लिए बजट एलोकेशन भी किया गया है। साथ में क्या है कि जैसा आप कह रहे हैं कि बचपन है ना खेल में खोया। तो आजकल है ना बचपन खेल में खोया नहीं होता है, खेल से भी बहुत ज़्यादा आपका स्किल डेवलपमेंट होते हैं। जब होता है तो आप उसमें भी बहुत कमाई करते हैं। आप देखिए कितने खिलाड़ी हैं मध्य प्रदेश से निकले हैं, अच्छी अच्छी जगह पे जा रहे हैं और दे आर गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। खेल भी एक अच्छा आर्थिक विकास का एक आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं अब। और उसके अलावा क्या है, थ्योरेटिकल पढ़ाई के साथ साथ जो स्किल डेवलपमेंट पार्क जो बना रही है हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, साथ में जो जगह जगह पर नई नई इंडस्ट्रीज लग रही हैं, नया नया तरीके के काम हो रहे हैं। जैसे भी फ्लोरिकल्चर जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि ना प्रदेश में होना चाहिए। किसानों के लिए भी, किसानों के लिए प्रयास हैं, उनके लिए रहने के प्रयास हैं। और वेंटिलेटेड है ना फ्लावर डोम भी बना रहे हैं, जिससे तो ये सब जब चीज़ें डेवलप होंगी, जब है ना इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो ऑब्वियसली है ना नौकरी तो बढ़ेंगी। बिल्कुल। और नौकरी मैं सिर्फ नहीं मानता हूँ सरकारी नौकरी तक आप सीमित रहें। अगर आप नौकरी देखें तो आज नौकरियाँ अलग अलग मॉल के अंदर भी है, अलग अलग तरह के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ तो क्रिएट कर रही है गवर्नमेंट। बस है कि आप कैसे उस अपने आप को आगे ले जाते हैं और उसका सदुपयोग करते हुए साधन है। बिल्कुल जी मुकेश जी, आप यंगस्टर्स के लिए काफ़ी कुछ पहल करते हैं, कुछ उनके सरोकार से जुड़े हुए हैं, उनको मदद करते हैं और नए नए रास्ते भी दिखाते हैं जी। एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, पहले उनसे बात करते हैं। नर्मदापुरम से फोन है। हेलो। हाँ नमस्कार सर, मैं हिमराज जकोरिया बात कर रहा हूँ राशि गांव से जी। सर बजट बहुत अच्छा है और बजट से सभी को उम्मीदें होती हैं, बिल्कुल, लेकिन एक बड़ा वर्ग होता है दिव्यांगों का, मध्य प्रदेश के दिव्यांगों का, जहाँ सर पेंशन उनको 600 रुपए मिल रही है। वो ये उम्मीद में बैठे थे बजट में कि 600 से बढ़ा के 1000 रुपए उनकी पेंशन हो जाए। तो सर किस तरह का उनके लिए कुछ योजना आई है नहीं आई है इस बजट में, और हमारा संदेश मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचा दें सर, 1000 तो हमारी पेंशन कर दी जाए। नहीं देखिए, इस बार बजट में दिव्यांगों और वृद्धजनों के लिए काफ़ी कुछ प्रावधान बढ़ाए गए हैं और गुप्ता जी बेहतर बता पाएंगे कि राशि भी कुछ बढ़ाई गई है पहले से आवंटित जो होती थी। अभी है ना राशि बढ़ा दी गई है और साथ में एक चीज़ आप देखिए, जब महिला अगर वो दिव्यांगों में अगर महिला है तो उसके लिए तो आपको मालूम ही है कि महिलाओं के लिए एक नई स्कीम आई है, लाडली बहना योजना। तो उसमें 1000 रुपीज़ पर मंथ उनको देने वाले हैं और उसमें ये भी कवर है, उसमें ना दिव्यांग भी कवर होंगे। और उसके अलावा दिव्यांगों के लिए बहुत सारी, अब जैसे अगर बुजुर्ग हैं तो बुजुर्गों के लिए भी जो तीर्थ योजना है, जिसमें उन्होंने अब ना जो कि दिव्यांग लोग अभी हवाई यात्रा क्योंकि वो रेल में नहीं जा पाते थे तो उनके लिए हवाई यात्रा भी शुरू कर दी है इसके अंदर। तो ऐसा नहीं है, दिव्यांगों के लिए भी सोच रहे हैं और सोच शुरू हुई है और आगे भी चीज़ें आने की संभावना है। बस आगे तो ये है कि बढ़ने की ही संभावना है, शुरुआत हो चुकी है, अब जितनी वृद्धि होती है होती जाएगी। तो हम बात कर रहे थे युवाओं की। युवाओं के लिए काफ़ी कुछ इसमें प्रावधान किए गए हैं।
खेलों के अलावा भी देखा जाए तो जो अभी हमारे भोपाल में ही देश का सबसे बड़ा ग्लोबल स्किल पार्क बनाने की जो पहल चल रही है, बहुत जल्दी शुरू होने वाला है वो। इसके अलावा युवाओं को और आप किस तरह से देखते हैं कि 1 लाख नौकरियों की बात अभी राजीव गुप्ता जी ने बताई, इसके अलावा युवा की एक मानसिकता और बदली है। पहले जो पीढ़ी थी वो नौकरी लेने के लिए पढ़ाई करती थी या प्रयास करती थी, अब आजकल के युवा, आपसे भी कई मिलते हैं इस तरह की, जो नौकरी लेने के बजाय नौकरी देने वाले बनने में विश्वास रख रहे हैं। तो किस तरह से ये उनका सपना साकार होगा? देखिए सर, सबसे पहले तो इस बजट में एमपी का जो बजट आया है ना, इस पे एजुकेशन पर भी बहुत फोकस बहुत जोर दिया गया है, साथ में स्किल पर भी ध्यान दिया गया। एजुकेशन में जैसे उन्होंने जो बच्चियां होती हैं जो 12th क्लास में डिवीजन लेकर आती हैं, फर्स्ट डिवीजन लेकर आती हैं, उनको ई स्कूटी वगैरह का जो प्रावधान रखा है, तो कहीं ना कहीं ई स्कूटी देना या टेबलेट पर बजट को भाषण पढ़ना, तो ये कहीं ना कहीं हमें संकेत देता है युवाओं के लिए कि वो डिजिटल इंडिया की तरफ दौड़ लगाएं, आईटी सेक्टर की तरफ अपना मूवमेंट करें। और जैसा कि हम देख रहे हैं आने वाला इसके पीछे मैसेज ये भी है कि इलेक्ट्रॉनिक का एक नया बाजार, नया मार्केट खुलने वाला है, तो युवाओं के लिए सरकार तरह तरह के काम कर रही है। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो मुख्य बजट सरकार ने रखा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए रखा है कि सरकार का मानना है कि यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे, ज़्यादा रोड बनाएंगे, ब्रिजेस बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, कॉरिडोर बनाएंगे, तो टूरिज्म के बढ़ावा के साथ साथ कहीं ना कहीं रोजगार भी क्रिएट होंगे। और जब रोजगार क्रिएट होंगे तो एक एम्प्लॉयर जन्म लेगा, क्योंकि वहाँ छोटे छोटे ठेकेदार लगेंगे, इंजीनियर्स लगेंगे, बिजली बनाने वाले लगेंगे, मिस्त्री लगेंगे, कारपेंटर, हर एवरीथिंग लगेंगे। तो कहीं ना कहीं जब कोई एक औद्योगिक इकाई स्थापित होती है जी, तो उसमें अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए अलग अलग कारीगर, टेक्नीशियंस और अपने सब इन्वॉल्व होते हैं, पूरी एक टीम बन जाती है। जैसा कि मैं उस बात को थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि जब हमारी अर्थव्यवस्था नीचे की तरफ जा रही थी तो हमारे सरकार ने मिलकर एक हाइब्रिड मॉडल प्रस्तुत किया। जिस मॉडल का प्रस्तुत करने का मतलब लोगों के खाते में पैसे भी डाले जाएं और साथ ही साथ कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा किए जाएं। इसके अलावा देखिए 22 नए एमएसएमई क्लस्टर है ना मध्य प्रदेश में इंट्रोड्यूस करने का प्रावधान किया गया इस बजट के अंदर, और साथ ही 1000 करोड़ स्किल डेवलपमेंट के लिए लगाने वाले हैं जी। तो आप 1000 करोड़ स्किल डेवलपमेंट में लगाने का मतलब है कि हमारे जब युवाओं को एक बेहतर काम करने वाला बनाएंगे तो ऑब्वियसली नौकरी मिलेगी, अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। बिल्कुल सही है। इस बजट में ख़ास तौर से जैसे कि हमारे मनुस्मृति में कहा है कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो गृह लक्ष्मी को धन लक्ष्मी बनाने की पूरी पहल की गई है और वो काफ़ी सार्थक नज़र आ रही है। पहले से महिलाओं के सशक्तिकरण के और सम्मान के लिए बहुत सारी योजनाएं थी, लाडली लक्ष्मी योजनाएं थी, कई सारी, अब लाडली बहना योजना जो आई है, और अभी मुकेश जी आप कह रहे हैं कि ई स्कूटी वाली जो है जी, तो वो एक संदेश ये भी जा रहा है उसका कि कई जगह आज भी ग्रामीण क्षेत्र में अगर देखा जाए तो कुछ परिवार ऐसे हैं, पहले साइकिल देते थे, नहीं, ग्रामीण परिवेश में भी आज भी कई परिवार ऐसे हैं जो लड़कियों को स्कूल भेजने से कतराते हैं जी, कि क्या करना है, शादी हो जाएगी, अपने ससुराल चली जाएगी जी। तो इस तरह की जो मध्याह्न भोजन योजना है, तो ये स्कूलों में इस तरह की सुविधाएं मिलेंगी तो बच्चे पढ़ाई के लिए अपने परिवार से भी इज्जत करके आगे आएंगे जी, तो निश्चित रूप से शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा। और दूसरी बात जो आप नारी सशक्तिकरण का बात कर रहे हैं तो उसमें आप ये देखिए मध्य प्रदेश में कितनी ही स्कीम है जो नारियों के लिए करी गई है। आप ये देखिए माता जब बनती है तो उसके माता बनने से पहले से लेकर के और बाद तक के लिए जो है ना सरकार उनको सब्सिडी देती है, उनको है ना अनुदान देती है। उसके अलावा आप ये देखिए अभी नई जो शुरू करी है जो बहना योजना, वो भी शक्तिकरण के लिए ही है। असल में देखा जाए तो अभी भी आज समाज में अभी भी कहीं ना कहीं अंदर ये दबाव रहता है कि ना लड़का होना चाहिए। तो उस मेंटलिटी को चेंज करने के लिए एक ये जो बहुत शुरुआत तो हो चुकी थी उसको और आगे बढ़ाया जा सका है, जिससे कि लोग कहें नहीं लड़की होनी चाहिए, लड़के को तो कुछ नहीं मिलेगा लेकिन लड़की होगी। अच्छा, राजीव गुप्ता जी, मेरे को एक बात याद आती है, जो हमारे घर में भी पुराने बुजुर्ग होते थे, दादी नानी अक्सर ये बातें कहती थी कि लड़की को संस्कार देने का पूरा प्रयास वो करती थी, भले स्कूल नहीं जाती थी, स्कूली शिक्षा की बात अलग है, लेकिन घर में लड़की को इसलिए प्राथमिकता के संस्कार दिए जाते थे कि विवाह के बाद ये दूसरे परिवार में जाएगी तो एक के साथ वो परिवार में भी संस्कारित होगा। कहते हैं लड़की 2 परिवारों को एक संस्कारित करती है। बच्चे को भी मैं समझता हूँ कि माँ जितना डेवलप करती है घर के अंदर, संस्कार माँ देती है, उतना शायद पिता नहीं दे पाता है। तो महिला का रोल बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के अंदर, ज़िंदगी के अंदर।
और उसी चीज़ों को पर एक मोहर लगाने के लिए बिल्कुल। ये सब सुविधाएं दी जा रही हैं। और मुकेश जी, महिलाओं के लिए जो स्व सहायता समूह हैं उनके लिए भी क्रेडिट लिंकेज की व्यवस्था और बढ़ाई गई है। उसका ये संदेश ये जाना है समाज में इसका कि महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने, और जब आत्मनिर्भर महिला बनेंगी तो आत्मविश्वास बढ़ेगा, और जब महिला का आत्मविश्वास बढ़ता है तो परिवार का, समाज का, देश का, सबका विकास जल्दी देखिए, अगर हमें तरक्की करना है ना सर, तो हमको महिलाओं को अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा। बिल्कुल। तो सरकार को या देश को ये बात की पूरी जानकारी हो चुकी थी, अगर हमको आगे बढ़ना है, हमारे देश का प्रोडक्शन बढ़ना है, तो दोनों पक्षों को साथ लेके चलना पड़ेगा। इसलिए सरकार बारी बारी इस दोनों पर ध्यान दे रही है। अगर हम गांव की बात करें तो गांव में महिलाएं, सरकार चाहती है, सभी चाहते हैं कि गांव की महिलाएं कुछ ना कुछ काम करें, तो उनकी एक समूह योजना बनाएगी कि आप आपस में 25-30 लोग मिलें, कुछ आपके पास अगर कौशल है तो उस कौशल का इस्तेमाल करके फंड हम देंगे। जी हाँ, आजकल बैंक संस्थान फंड बहुत सारे प्रोवाइड कर रही है, साथ में सरकारी सब्सिडी भी आपको दी जाती है, ब्याज में अनुदान भी दिया जाता है। 2% हाँ, इसलिए दिया जाता है ताकि आप कम से कम रोजगार क्रिएटर बने, रोजगार के लिए आप आगे ना बढ़ें, बल्कि आप रोजगार लोगों को पैदा करें, आगे बढ़ाएं, और साथ ही रोजगार साथ देने वाले बने जी, आप, बिल्कुल। और साथ ही साथ अपनी कला का प्रदर्शन इस्तेमाल करके और उत्पाद करके आप मार्केट में बेचें। जी राजीव गुप्ता जी, इस बजट में जैसा कि हम बात करें काफी कुछ नयापन है, जैसे कि अमृतकाल का पहला बजट है, मुकेश जी ने कहा चीता ई बजट है, ई बजट आया है, पेपरलेस आया है, लाडली बहना योजना ये भी नई इंट्रोड्यूस हुई है, और अभी हाल ही में पहली बार बजट में सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड की एक बात कही गई है। ये सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड एक्चुअली क्या हैं और किस तरह से इसका फ़ायदा मिलने वाला है? देखिए, किसी भी चीज़ के अंदर अगर हम पब्लिक का पार्टिसिपेशन करवाते हैं, जी, जी। तो उसमें क्या होता है कि उसकी ओनरशिप जो है ना उस पब्लिक की भी हो जाती है कि हाँ, ये मेरा पैसा यहाँ लग रहा है। तो ये जो ये बॉन्ड हैं, ये गवर्नमेंट की तरफ से जारी किए जाएंगे और इसका पैसा सोशल डेवलपमेंट के लिए लगाया जाएगा, और उससे जो भी इनकम जनरेट होगी उसमें से आपको ब्याज भी मिलेगा, और डेवलपमेंट के लिए भी फंड अवेलेबल हो जाएगा। आपको कोई टैक्स, एडिशनल टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई डेवलपमेंट के लिए एडिशनल टैक्स लगाना पड़ेगा वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये मतलब PPT मोड की तरफ आगे बढ़ा, पब्लिक पार्टिसिपेशन मोड के अंदर जी, जी। ये स्कीम लाई गई है। जी बहुत बढ़िया। मुकेश जी, कर प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जी, कर प्रणाली पर ऑलरेडी हम पहले भी एक बार चर्चा की सर, की जो सेंट्रल के लेवल पर जो, जैसे कि आप देख रहे हैं 7 लाख रुपए तक की इनकम को उन्होंने पूरी तरह एग्जम्प्ट कर दिया है, जी। और ढेर सारी उन्होंने टैक्स में जो अनयूजुअल चीजें थी उनको एलिमिनेट करके एक सिंपल साधारण उसको फॉर्मेट लेकर आ रहे हैं। अगर आप उसका फायदा लेंगे तो वो काफी, पिछले बजट में काफी मिडिल क्लास को ध्यान रख के उन्होंने आगे बढ़ी थी, क्योंकि मिडिल क्लास की जो इनकम होती है वो जनरली 5 लाख 7 लाख के बीच ही होती है, और अगर आप उससे इनकम में आते हैं तो आप एग्जम्प्ट हो जाते थे। जी, अभी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए देखिए स्टैम्प ड्यूटी भी उन्होंने खत्म कर दी है हाँ, इसीलिए, EWS के लिए। तो मतलब ऐसा नहीं है कि सरकार सोच रही है कि जहाँ भी हम सुविधाएं, जो गरीब तबका है या दबा हुआ तबका है, उसको किसी आज के समय में जो सरकार है ना, किसी धर्म विशेष या कोई कोई समुदाय उसको नहीं देखते हुए एक सबके लिए, लेकिन जो दबे हुए लोग हैं, वीकर, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनके लिए सारे काम करना चाहती है। इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने की भी बातें की गई हैं, तो इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनने से या लॉजिस्टिक हब बनाए जा रहे हैं, जी, तो उसमें बहुत सी- उद्योगों को किस तरह से विकास? देखिए सर, एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि सरकार को पता है कि एमएसएमई सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो ज्यादा से ज्यादा युवाओं को बिल्कुल। रोजगार देता है, तो उनको पता है, सबकी निगाह उस पर गई, तो जो एमएसएमई सेक्टर होता है, चूंकि उनकी सारी की सारी पूंजी कई बार डेटर्स में फंसी होती है कि उन्होंने माल बना के बेच देते और वहां से लंबे समय बाद उनको पैसे की वापसी होती, तो उन्होंने एक पोर्टल की व्यवस्था कर दी जहां पर आप जाके ईएमएससी सेंटर में जाके आप वहां अपनी लॉगिन कर दीजिए, वहां पर जाकर अपना ये बताइए कि हमने फलानी कंपनी को माल बेचा था लेकिन वो पेमेंट नहीं कर रही, तो सरकार उस पर एक्शन लेगी। इस तरह के नए नए क्लस्टर्स बनाए जा रहे हैं, और फिर ये जो इसमें इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बनाए जा रहे हैं, तो यातायात निश्चित रूप से सुविधा रहेगी, और जब यातायात में सुविधा रहती है तो फिर उद्योगों के भी विकास के लिए पूरा खुल के मैदान मिलता बिल्कुल है। हमने बहुत पहले, कई साल पहले ये सुना था कि अमेरिका की इकोनॉमी इतनी अच्छी बेहतर क्यों है, तो हमें पता चला कि वहाँ की सड़कें सबसे बेहतर है। तो यदि हमारे यहाँ की सड़कें सबसे बेहतर होंगी ना सर, और ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी मूवमेंट होगा, तो हमारा विकास अपने आप हो और जाएगा। अब ये सड़कें तो बेहतर दिखाई देने लगी इसीलिए हैं। उन्होंने इस साल 900 किलोमीटर सड़कें बनाने का लक्ष्य भी इस बजट में राजीव रखा गुप्ता है। जी, एक्चुअली ये किसानों के लिए भी इसमें काफ़ी कुछ समाहित किया गया है महिलाओं के अलावा। तो किसानों के लिए जैसे सड़कें अभी बात कर रहे थे, मुकेश जी कह रहे हैं, तो यातायात उनके ग्रामीण को उसको जोड़ते हैं,
उसके अलावा फ्लोरिकल्चर के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है, कुछ कैश क्रॉप्स हैं उनकी तरफ उन्मुख हो रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि किसानों की एक प्रॉब्लम और भी एक, बहुत सारी क्रॉप्स ऐसी होती हैं जो वो ग्रो करते हैं, बहुत सारे जो उनका ग्रो करने के बाद उसको प्रोसेसिंग यूनिट उनकी बहुत दूर दूर होती है। जैसे मान लीजिए वेजिटेबल्स है, टमाटर है, अगर टमाटर आपने उगाए और बहुत ज़्यादा उग गए और उसके बाद है ना आप है ना उसको लोकल मार्केट में नहीं बेच पाए तो वो ख़राब होने लग जाते हैं। तो उनके लिए जैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, तो अभी मध्य प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगनी शुरू भी हो गई हैं, कुछ लगी भी हैं और कुछ और लगने वाली हैं। इसी तरह से जो चीज़ें होती हैं वो किसानों को सपोर्ट करती हैं, तो उस तरह के नए नए आयाम उनको लाए जाएं। नई टेक्नोलॉजी नई के साथ टेक्नोलॉजी ले जोड़ा जाए। जा रहा है, नई नई उनको जो नवाचार आ रहा है नवाचार आ कृषि रहा के है, क्षेत्र में, नवाचार। उसमें जुड़ने से निश्चित रूप से विकास की राह बढ़ेगी। और एग्री क्लिनिक वगैरह जो है वो तो बिल्कुल, बहुत सपोर्ट कर ही रहे हैं, और आपके दूरदर्शन से भी किसानों के लिए ऑनलाइन बिल्कुल। है ना क्वेश्चन कार्यक्रम आंसर भी होते हैं, कृषि कार्यक्रम दर्शन होते हैं, ऐसे एक तो कृषि दर्शन होते स्थायी हैं। कार्यक्रम होता है कि जहाँ और क्वेश्चन आंसर विशेषज्ञों भी। को बुला के किसानों को पूरा गुप्ता मार्गदर्शन जी की मिलता बात है। को थोड़ा सा मैं आगे ले जाना चाहता हूँ। किसानों के लिए उन्होंने जो दो चीज बहुत अच्छी की है, जो मैं इसके लिए मुझे बहुत काफी सराहना भी करता हूँ, कि जो डिफाल्टर किसानों का जो ऋण था उसके ब्याज को उन्होंने इस बार छूट ब्याज दे में दी छूट दे दी। और दूसरी बात उन्होंने एक प्लान ऐसा करा कि जो नर्मदा का पानी है वो किसानों के खेतों तक पहुंचाने की जो योजना बनाई गई है काफी तारीफ है सर। मुकेश जी, एक और अच्छी खबर ये है कि हमारे प्रदेश की जीडीपी में वृद्धि देखी गई है जी 3.6 से 4.8 हो गई है ये। जी। तो इसका एक जीवन स्तर या उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए सर, अगर हमारी आमदनी बढ़ती है तो निश्चित है हमारा खर्चे का दायरा भी बढ़ता है। जब खर्चे का दायरा बढ़ता है तो कंजम्पशन बेस्ड, जैसा कि आप हमारे बजट्स को देख रहे हैं, ये कंजम्पशन बेस्ड पर है। जितना ज्यादा कंजम्पशन होगा उतना ज्यादा हमारी इकोनॉमी बूस्ट करेगी। तो जब आपकी आमदनी बढ़ेगी, जब सब चीजें जीडीपी बढ़ेगा तो आपकी खर्च ही बढ़ेगा। जब खर्चा बढ़ेगा इकोनॉमी अपना बाइंग कैपेसिटी बढ़ती है जी इससे। जी। राजीव गुप्ता जी, बस कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर है, बहुत कम समय बचा। आप बताएं कि महाकाल लोक हाल ही में अस्तित्व में आया और काफ़ी कुछ वहाँ लोकप्रियता मिली है, यातायात की सुविधाएं बढ़ी हैं, लोग कहीं पहुँच रहे हैं। ऐसे 4 लोक और बनाने का इस बजट में प्रावधान रखा गया है, घोषणा की है। तो ये सब ऐसी बनने से स्पॉट जो बनेंगे, पर्यटन भी एक उद्योग होता है, क्या पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा? बिल्कुल। देखिए क्या है, ये जो महाकाल महाकाल लोक लोक बना है, इस तरह और भी लोग बन रहे हैं जो धार्मिक आस्था, चित्रकूट में बनाया जा चित्रकूट रहा में है, बना ओरछा है में बनाया जा और रहा है, अपना ये सलकनपुर में सलकनपुर बनाया जा रहा है। देवी लोग बनाया तो जा रहा है। अभी क्या है, मध्य प्रदेश जो है ना एक टूरिज्म के लिए एक बहुत बहुत है ना भरपूर जगह है, लेकिन जब तक आप उसमें लोगों को आकर्षित नहीं करेंगे तब तक है ना लोग कैसे आएंगे। और जब भी कोई पर्यटन आपके प्रदेश में आता है तो उसको रहने के लिए सुविधा चाहिए, खाने पीने के लिए चाहिए, उसके है ना और भी चीज़ों की ज़रूरत को कैटर करने के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं। तो इन सब से क्या होता है, व्यवसाय, नए नए व्यवसाय आते हैं और नए नए व्यवसाय जो आते हैं वो आगे बढ़ते भी हैं। तो उसमें ना इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है। अब आप देखिए महाकाल लोक जो बना है, उसमें आप देखिए कितने लोग, विदेशी भी लोग भी आ रहे हैं, देशी भी आ रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज भी अर्न हो रही है, और धीरे धीरे करके इन पर कहीं ना कहीं सुविधाएं होंगी, प्यारी प्यारी जगह भी होंगी, तो सब लोग आना ज़्यादा से ज़्यादा शुरू करेंगे और अपनी इकोनॉमी को काफ़ी बूस्ट मिलेगा। बहुत जगह ऐसी है, अमेरिका में तो बहुत सी जगह ऐसी हैं जो टूरिज़्म के कारण ही बढ़ी हुई हैं। या कश्मीर ही ले लीजिए, कश्मीर में है क्या मेन चीज़, टूरिज़्म जो है ना उसका बैकबोन है। इस तरह मध्य प्रदेश को भी इन सब चीज़ों से बैकबोन बनाया जा सकता है। जी चलिए, अब आपने बजट पर इतनी अच्छी विश्लेषणात्मक प्रतिक्रियाएं दी दोनों विशेषज्ञों ने, और दर्शक भी इसमें जुड़े रहे। आप दोनों हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आपका भी धन्यवाद। आप कार्यक्रम में जुड़े रहे। अगली बार नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।